वेलकम टू द प्रोग्राम हायरार्की ऑफ नीड्स। इसको हमने टैगलाइन दिया है मैस्लो एंड बियॉन्ड। मैस्लो इसलिए क्योंकि अब्राहम मैस्लो जिन्होंने यह थ्योरी प्रपोज की, जो कि बहुत जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन यह कार्यक्रम मैस्लो तक सीमित नहीं है। उसके अलावा कुछ और भी इनपुट्स हैं, यहाँ तक कि मैस्लो की जो अभी तक की जानी हुई इनपुट्स हैं उसके बाद भी जो मरते मरते दम तक भी जो उन्होंने चेंजेस लाए, जो वो अध्ययन कर रहे थे, जो वो खोज रहे थे, तो उसमें जो भी रिकॉर्ड्स उपलब्ध हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की ओरिजिनल हायरार्की ऑफ नीड्स में, वो सब भी इसमें शामिल होंगी। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस क्लासरूम में कुछ इमेजेस हैं, कुछ टेक्स्ट है जो कि एक वेबसाइट से लिया गया है जिसका नाम है simplypsychology.org। और उन्होंने मैस्लो के संबंध में भी कुछ लिखा है, इस थ्योरी के संबंध में भी कुछ लिखा है। तो कभी मौका मिले थोड़ा और आप अगर इसको पढ़ना चाहते हो, रेफ़र करना चाहते हो, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। आई विल रिपीट द नेम, simplypsychology.org। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अब्राहम मैस्लो, दैट इज़ द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने यह थ्योरी प्रपोज की। ये उनका प्यारा सा फोटोग्राफ है, अब्राहम मैस्लो। उनका फ़ोटो देख के ही, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देख के ही दिल में एक खुशी सी होती है, एक खुशी की लहर उठती है, जो कि सामान्यतः किसी साइकोलॉजिस्ट का फ़ोटो देखकर नहीं होती। आप फ्रॉइड को देखो, जुंग को देखो, किसी के फ़ोटो देखो, आपको लगेगा हे भगवान, अगर मैं बीमार नहीं हूँ तो शायद बीमार पड़ जाऊँगा अगर इनकी तस्वीरें बहुत देर तक मैं देखता रहा। सो सीरियस, सो seemingly focused in their heads। तो लेकिन यहाँ पे है अब्राहम मैस्लो, मुस्कुरा रहे हैं, मस्त बैठे, मौज में बैठे हैं। और इनकी जो मौज दिखाई दे रही है, इनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और वो ये है कि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने डिसऑर्डर्स पे वर्क किया, जो यही खोजते रहे कि व्यक्ति में क्या गलत है, क्या सही नहीं है, और कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। और पहले प्रॉब्लम खोजो, फिर उस प्रॉब्लम का इलाज करने के उपाय, फिर विभिन्न उन्होंने टेक्निक्स ट्राई की, इवॉल्व की। कुछ कामगार साबित हुई, कुछ नाकाम साबित हुई एक लंबे अरसे के बाद जब स्टडीज़ की गई। और इस सारे डिसऑर्डर्स को खोजने की दौड़ में लगे साइकोलॉजिस्ट के बीच में अब्राहम मैस्लो आते हैं, जो कहते हैं कि मुझे डिसऑर्डर नहीं खोजना है, मुझे समस्या नहीं खोजनी है, मुझे खोजना है एक परिपूर्ण व्यक्ति कैसा होता है, एक आनंदित व्यक्ति कैसा होता है। तो उनका जो स्टडी का विषय था, मुख्य था, वह था कि व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग्स हैप्पी, व्हाट मेक्स अस मोर फुलफिल्ड, व्हाट मेक्स अस लिव अ बेटर लाइफ। और फिर वैसा जीवन जीने के लिए क्या हमें मोटिवेट करता है। तो उन्होंने ये एक थ्योरी प्रपोज की, हायरार्की ऑफ नीड्स। तो बहुत नटशेल में, बहुत सरलता से अगर इसे समझना हो तो ऐसा कह सकते हो कि हम कुछ भी करने को मोटिवेट तभी होते हैं जब आवश्यकता होती है, जब कोई नीड होती है। अगर नीड ना हो तो हम कुछ करने के लिए मोटिवेट नहीं होते। बड़ी सिंपल सी बात है, ज़रूरत है तो आप कुछ करते हो, ज़रूरत नहीं है तो आप कुछ करने को राज़ी नहीं हो। तो आपको लगता है मैं मौज में पड़ा रहूं, बगीचे में घूमूं, लाइफ इज़ अ बीच, लेट मी गो टू गोवा, लेट्स गो समवेयर एल्स, हैव फन, पार्टी, नथिंग डूइंग। और मज़ेदार बात यह है कि हैविंग फन और गोइंग टू गोवा, have a party is also nothing but another need, the need you can say to have fun, है ना। मौज करने की आवश्यकता, मज़ा लेने की आवश्यकता, ऐसा भी कुछ कहीं ना कहीं है ज़रूर। तो धीरे धीरे नीड्स के संबंध में हम समझेंगे। मैस्लो कहते हैं कि ज़रूरतें हैं
और बिना ज़रूरत के हम कुछ करते नहीं हैं, हम मोटिवेटेड फील नहीं करते। अगर मेरी ज़रूरत है तो उसे पूरा करने के लिए फिर मैं मोटिवेट होता हूँ। जैसे अगर प्यास लगी है तो आई एम मोटिवेटेड टू गेट अप, गो pour a glass of water and then drink it. अगर प्यास ही नहीं लगी तो I will never feel motivated to go get a glass of water. और अगर इसको बहुत दूर तक ले जाना हो तो हम अपने जीवन में आज जो भी कर रहे हैं, सच पूछो तो नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। शुरुआत वहीं से होती है। हाँ, वो अलग बात है कि धीरे धीरे नीड जो है वो ग्रीड में बदल जाती हैं और फिर उनका कोई अंत नहीं होता, तो विल कम टू दैट ऑल्सो लेटर। लेकिन मैस्लो जो प्रपोज कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये जो ज़रूरतें हैं हमारी, ये जो नीड्स हैं हमारी, उसमें एक हायरार्की है। हायरार्की यानी एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। अगर एक तरह की ज़रूरत पूरी होती है तब हम दूसरी तरह की ज़रूरत के पीछे, उसे पूरा करने के पीछे दौड़ते हैं, उसके लिए मोटिवेटेड होते हैं। दूसरी तरह की ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं तो फिर थोड़ी और हायर नीड्स, हायरार्की यानी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना, अनुक्रम के बेसिक नीड्स हैं और हायर नीड्स हैं। तो बेसिक नीड्स पहले और फिर हम हायर नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जो शुरुआत में उन्होंने थ्योरी बनाई, जो सबसे पहले उन्होंने उसका एक खाका बनाया, एक नक्शा बनाया, तो उसमें उन्होंने 5 तरह की वो ज़रूरतें कहीं और उन्हें एक हायरार्की में रखा। तो जस्ट अ क्विक लुक एट दैट हायरार्की, कि वो हायरार्की कैसी है। तो नीचे से हमें ऊपर की तरफ जाना। अगर आप देख रहे हो, मेरा पॉइंटर अगर साथ में दिखाई दे रहा हो, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये पिरामिड जैसा अगर आपको दिख रहा है, तो ये पिरामिड सूचक है कि नीचे से ऊपर की तरफ हमें जाना है इन नीड्स को समझने के लिए। नीचे की ज़रूरतें ऐसे फिर धीरे धीरे हायर नीड्स हैं। तो सबसे पहली जो ज़रूरत है, जो हमें काम पे लगाए रखती है, जिसके लिए हमें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, हमें पता है उसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, और वो हमें काम पे लगाए हुए हैं और उन्हें पूरा करने के लिए हमारा अधिकतर प्रयास रहता है। तो वो सबसे पहली जो नीड है, जो सबसे नीचे यहाँ पर अगर आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ऐसा समझो कि जीने के लिए जो जरूरी है, शरीर से संबंधित भौतिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो उसमें बता रहे हैं एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग, रिप्रोडक्शन। हम सबको पता है, किसको नहीं पता, कि हवा के बिना, शुद्ध हवा के बिना जीना मुश्किल है। तो हमारी ज़रूरत है शुद्ध हवा की। और अब्राहम मैस्लो जब इस नीड को कह रहे हैं तो शायद उस समय उनको सिर्फ इतना ही ख्याल में होगा कि सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये एक बेसिक नीड है। उन्हें शायद ख्याल में भी नहीं होगा कि इतने सालों में, उनके देहांत के बाद इतने सालों में इतना पोल्यूशन बढ़ गया है, इतना पोल्यूशन बढ़ गया है कि इस नीड को पूरा करना भी आज कठिन है, खासकर बड़े शहरों में। और अगर आपका घर रोड साइड पर है जहाँ पे खूब ट्रैफिक है, अन्यथा अगर आप किसी ऐसे शहर में हैं जहाँ इंडस्ट्री है खूब, या बहुत ज़्यादा वाहन जहाँ चलते हैं, जहाँ जनसंख्या खूब ज़्यादा है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही, तो देर इज़ so much pollution today कि even to breathe fresh air has become almost impossible। तो इसी नीड ने जन्म दिया है एयर प्योरीफायर्स को। इसी नीड के चलते आज आप यूट्यूब पे अगर चाहो खोजो तो आप वीडियोस देखने मिल जाते हैं। कौन से पौधे हैं जो घर के अंदर अगर आप रखो, ऑफिस के अंदर आप रखो, तो वो और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, है ना। आरेका पाम है, ऐसे 2-3 और पौधे हैं, मेरे को नाम नहीं ख्याल में।
पानी हमारी आवश्यकता है, शुद्ध पानी। शुद्ध पानी नहीं तो आज हम बॉटल्ड वाटर कहीं से भी खरीद कर पी रहे हैं। सो वाटर, शुद्ध जल, यह भी हमारी आवश्यकता है। इसके बिना हम रोगग्रस्त होंगे, बीमारियां होंगी और अंततः शरीर का भी राम नाम सत्य। क्योंकि शुद्ध हवा, शुद्ध जल और फिर भोजन। भोजन के साथ भी आज वही हो रहा है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कि बहुत सारा एडल्ट्रेशन, बहुत सारा मिलावट जिसे हम कहते हैं। दूध भी शुद्ध नहीं और सब्जियों पर जो पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये हमारी बेसिक नीड है। फूड के बिना हम जी नहीं सकते, पानी के बिना, हवा के बिना हम जी नहीं सकते। ठीक उसी तरह एक आवश्यकता है नींद की आवश्यकता, टू स्लीप। और सोने के लिए क्या चाहिए? सोने के लिए कोई जगह भी चाहिए जहां मैं सो सकूं, थोड़ा शेल्टर भी चाहिए। जैसे हम घर कहते हैं, एक घर हो, एक घोंसला हो, एक कारवां सराय हो। थोड़े दिन के लिए है, जितने भी दिन के लिए हम हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आश्रय हमें चाहिए, एक छत चाहिए जिसके नीचे हम विश्राम कर सकें। तो नींद, उसके लिए आश्रय और क्लोथिंग, कपड़ा चाहिए। गर्मी में अलग तरह का, ठंड में अलग तरह का। यह भी हमारी आवश्यकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। सच पूछो तो अभी तक की जो नीड्स हैं, ये भारत में 3 शब्दों में ये नीड्स बयान हो जाती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। पिक्चर आई थी, पिक्चर रोटी, कपड़ा और मकान, वो बेसिकली इसी से संबंधित है। फिजियोलॉजिकल नीड्स ये चाहिए, ये बेसिक है। हाँ, वो छत जरूरी नहीं कि आपकी खरीदी हुई हो जिसके नीचे आप आराम कर सकें। बहुत लोग हैं भारत में जो कभी रेलवे स्टेशन की छत के नीचे सो रहे हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास छत नहीं। अगर बंबई शहर में आप जाओ, देखो शाम का वक्त, देर रात का वक्त खास करके, बहुत सारे लोग जो हैं वो फुटपाथ पर, किनारों पर लेटे हुए आपको मिलेंगे। सोने के लिए कुछ चाहिए तो उनके पास अगर दूसरी कोई छत नहीं, तो जिसके बस में है, अगर वो जगह अलाउ करती है, तो और कुछ नहीं तो वो छोटा सा अपना टेंट लगा लेते हैं। एक प्लास्टिक की एक त्रिपाल, या ऐसा कहो कि जो बड़े बड़े होर्डिंग रहते हैं, वो भी जब जैसे जन्मदिन की शुभेच्छा इत्यादि इत्यादि, वो होर्डिंग निकाल कर उसी से लोग अपनी छत बना लेते हैं, अपने आप को छत देने का उपाय करते हैं। और बहुत हैं जिन्हें शायद वो छत भी नसीब नहीं। लेकिन अब्राहम मैस्लो कहेंगे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूँ, राजी हूँ। हर व्यक्ति जो संवेदनशील है वो कहेगा यह बेसिक नीड है हमारी, इसके बिना नहीं चलता, यह ज़रूरी है। और अंत में एक शब्द और इन्होंने दिया है, रिप्रोडक्शन। जिसने चार्ट बनाया होगा वो सीधे सीधे नहीं लिख पाए सेक्स, तो उन्होंने कहा रिप्रोडक्शन। बेसिकली देर आर नीड्स रिलेटेड टू सेक्स ऑल्सो। जैसे भोजन है वैसे सेक्स है, याद रखना। भोजन है अपने शरीर के भीतर कुछ डालना, भीतर कुछ खाली है, खालीपन है, भरना है। और सेक्स है, भीतर बहुत कुछ भर गया है, बहुत भाप भर गई है, बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर निकालना है। तो आई वुड से वेदर इट इज सेक्स और एक्सक्रीशन, बोथ, दीज आर द नीड्स। अगर व्यक्ति को एक हेल्दी सेक्स लाइफ नहीं मिलता है तो वह भी अभाव में जी रहा है। क्योंकि पूरी प्रकृति जो है वो प्रोग्राम्ड है इस ढंग से कि अपने आप को मल्टीप्लाई करे, अपने आप को मल्टीप्लाई करे। पौधे हैं वो भी मल्टीप्लाई करते हैं सीड्स के जरिए, पशु पक्षी हैं वो भी मल्टीप्लाई करते हैं। हर स्पीसी इस पृथ्वी पर, जो भी प्रजाति कहीं पर भी है, वो उसका एक जीने का
ढंग, एक जीने का कारण रिप्रोडक्शन भी है, कि वो स्पीसी कहीं ख़त्म ना हो जाए। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा तो वो स्पीसी ख़त्म हो जाएगा। तो नेचर ने हमारे डीएनए में, हमारे भीतर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग की है, हमारी बायोलॉजी में हम ऐसे हार्मोन्स क्रिएट किए हैं, ऐसी फीलिंग्स क्रिएट की हैं कि हमें सेक्स की भी आवश्यकता महसूस होती है। जैसे ही हम युवा होने लगते हैं तो वह ज़रूरत भी प्रकट होती है। दीज आर द वेरी फर्स्ट, द लोएस्ट रंग जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब इसमें आर्गू कर सकते हैं कि सेक्स जो है, या शेल्टर जिसे हम कहते हैं, घर जिसे हम कहते हैं, ये जरूरी नहीं है जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, राइट? क्योंकि लोग सड़कों पे भी सो रहे हैं, और लोग ब्रह्मचारी भी होते हैं, साधु भी होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पृथ्वी पर जिनकी शादी नहीं हुई, नहीं हो पाती है, हजार कारण है उसके, सोशल, इकोनॉमिक, अदरवाइज। तो जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन इंसान होने के लिए, जीवन को सही ढंग से जी पाने के लिए जरूरी है। तो बेसिक नीड्स ऐसा मत समझ लेना कि जैसे एयर, वाटर, फूड और स्लीप है, उसके बिना आप जीवित ही नहीं रह सकते, है ना? नहीं, सिर्फ वही नहीं, बल्कि वह नीड्स भी जो आपको जीवित होने का एहसास दिलाती हैं। आप रेंग रहे हो, बस जैसे तैसे दिन काट रहे हो, इतना पर्याप्त नहीं है। तो ये जो नीड्स हैं हमारी, टू रिप्रोड्यूस, टू हैव अ हाउस, टू हैव फूड, ये हमें मोटिवेट करती हैं कि हम कर्म करें। किसके लिए मोटिवेट करती हैं? कर्म करने के लिए मोटिवेट करती हैं। कर्म सबसे सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई एक खेल खेल रहे हैं जीवन भर, वो यही है कि हम कर्म कर रहे हैं। और अगर संतों से, सदगुरुओं से पूछो तो वो कहेंगे कि आवागमन का कारण भी जो है वह कर्म है। कर्म और उनका फल, सारा खेल उसी का चल रहा है। तो इन कर्मों को मोटिवेट क्या कर रहा है? अब कर्म अच्छे हों, बुरे हों, सही हों, गलत हों, वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन जिसे फूड चाहिए और फूड नहीं मिल रहा, वो कुछ भी उपाय करेगा कि फूड उसे मिले। व्यक्ति अपनी जरूरत को पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जब बेसिक इतना तैयारी हो जाती है, इतना जरूरत हमारी पूरे होने लगती है, तो एक और थोड़ी उससे ऊंची आवश्यकता हमें महसूस होती है। हम देखते हैं कि जब प्यास लगी तब पानी लेने जाना पड़े, अगर ये सही नहीं है। पानी मेरे पास स्टोर भी हो सके, कुछ समय के लिए ही सही, कुछ श्योरिटी हो कि मेरे पास पानी उपलब्ध होगा। भोजन ऐसा नहीं कि जब भूख लगी तब मैं काम करने जाऊं, तब पहले मेहनत करूं, फिर मैं भोजन का इंतजाम करूं, फिर उसे पकाऊं, फिर उसे खाऊं। नहीं, दिस इज नॉनसेंसिकल। पशु में और मनुष्य में यही फर्क है। मनुष्य थोड़ी प्लानिंग कर सकता है, पशु उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते। हालांकि कई स्पीसीज हैं जो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, कई पक्षी हैं जो हमसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करते हैं, मनुष्यों से ज़्यादा समझदार मालूम पड़ते हैं। तो दूसरी नीड जो दूसरे तल की हमारे भीतर पैदा होती है, वह सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी की नीड। आज भोजन मिला, कल मिले ना मिले, कल भी भोजन मिल सके उसका मुझे इंतजाम करना है। यह सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो ऐसा भी मत समझ लेना कि जैसे भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान, जो भी हम क्लासिफिकेशन करें कि वो बेसिक नीड पर समाप्त होगी। नहीं, उसी से संबंधित हमारी बेहतर मोटिवेशन कब आती है? जब हम रियलाइज करते हैं कि एक दिन के लिए भोजन पर्याप्त नहीं है, मैं 3 महीने का, 2 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का कुछ तो इंतजाम कर सकूं। हम जॉब करते हैं, क्यों करते हैं?
एक सेफ्टी, एक सिक्योरिटी। हम लगातार कर्म करते हैं, लगातार हम काम करते हैं जिसके लिए रोज के रोज हमें पैसा नहीं मिल रहा, महीने बाद में मिलेगा, लेकिन हम वो करते चले जाते हैं, इसलिए कर रहे हैं एक सिक्योरिटी हो, एक सेफ्टी हो कि एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल रिसीव समथिंग दैट विल सस्टेन मी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सस्टेन कर पाना खुद को एक लंबे समय के लिए, यह सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के अंतर्गत आएगा। इतना ही नहीं, सेफ्टी, सिक्योरिटी अपने शरीर की भी, शेल्टर जिसे नीड अब्राहम मैस्लो फिजियोलॉजिकल नीड्स में डाल रहे हैं, उसे आप चाहें तो बड़ी आसानी से सेफ्टी नीड्स में रख सकते हैं, क्योंकि शेल्टर की खोज मनुष्य ने कब शुरू की? जंगली जानवरों से बचने के लिए। खुले में सो सकते थे, जंगली जानवरों का डर था, सांप बिच्छू काट सकता है, तो एक ऐसा स्थान जहां सांप बिच्छू आसानी से नहीं आ सके, जहां जंगली जानवर आसानी से अंदर नहीं घुस सके, उनसे बचाव के लिए शेल्टर की जरूरत पड़ी। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा डिफर कर जाऊंगा यहाँ पे मैस्लो के साथ। मैं कहूँगा कि शेल्टर जो है वो हम सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में डाल दें कि सुरक्षा की खातिर। फिर ये जो सिक्योरिटी है ये पर्सनल तल पर है, कोई मेरे शरीर को नुकसान ना पहुंचाए। तो जितना लॉ एंड ऑर्डर हमारे समाज में दिखाई देता है, जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, वकील हैं, पुलिस है, ये जितने एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट्स हैं, यह हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड से बने हैं। हर समाज में आप पाओगे, गांव में भी जब दूसरी सरकारें नहीं, कबीलों में भी जब सरकार जैसा कुछ नहीं था तो भी कुछ नियम होते थे, कुछ कानून होता था। उस कबीले का कोई सरदार होता था, कोई सरपंच होता था जो फैसले करता था ताकि किसी का कोई दूसरा व्यक्ति नुकसान न करे। द होल आइडिया ऑफ पनिशमेंट, the whole idea of jails has arisen out of the need to be safe, to be secure। अब भले बड़ा ही प्रिमिटिव आइडिया है कि मेरी सुरक्षा के लिए बेहतर है कुछ लोग जेल में रहें, राइट? क्योंकि हमारे पास अभी बेहतर समझ नहीं उत्पन्न हुई कि कैसे लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, कैसे लोग और प्रेमल हो सकें। हम अभी तक एक ऐसा समाज निर्मित नहीं कर पाए जहाँ बेसिक नीड्स पूरी होती हों, जहाँ चोरी की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ लूटपाट की ज़रूरत ना पड़े। हजार कारण है, लेकिन ये सब जो व्यवस्था है, यह सुरक्षा की व्यवस्था इसी नीड से उत्पन्न हुई है। फिर हेल्थ की नीड्स है, तो हेल्थ की सिक्योरिटी के लिए आप मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कुछ और उपाय कर रहे हैं, है ना? तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। तो ये मैं मोटा मोटा आपको विल गेट बैक इनटू सम ऑफ दीज पॉइंट्स अगेन, डोंट वरी। और फिर तीसरे तल की नीड जो उन्होंने कही वह है लव एंड बिलोंगिंग नीड। तो ये बड़ी अद्भुत नीड है। अब जिंदा रहने के लिए प्रेम जरूरी नहीं है, जिंदा रहने के लिए बिलोंगिंगनेस जरूरी नहीं है, ये जीवित रहने के लिए आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैस्लो इसे नीड कह रहे हैं। सच पूछो, सेफ्टी की नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ये जो नीचे की दो नीड्स हैं, ये पशुओं में और मनुष्य में समान है, सब में एक समान है। चींटी को भी पता है कि मॉनसून आने वाला है, बारिश आने वाली है, उसके पहले वो अपने दाने धीरे धीरे जमा करती है, वो भी अपनी सेफ्टी का इंतजाम करती है। पक्षी भी घोंसला बनाते हैं, बारिश से बचना है, धूप से बचना है, उपाय करते हैं। हर जानवर कुछ ना कुछ उपाय कर रहा है। माइग्रेशंस होती हैं, जानवरों को पता है कि इधर सूखा पड़ने वाला है, यहाँ धीरे धीरे ये जो पानी दिखाई देता है ये समाप्त हो जाएगा,
अभी सब हरा भरा, लेकिन माइग्रेशन शुरू हो जाती है एक देश से दूसरे देश। वो सारे जानवर, पक्षी वो उड़ान भरना शुरू कर देते हैं। किस लिए? सुरक्षा की खातिर। यहाँ रिसोर्सेज उपलब्ध नहीं होंगे, कहीं और उपलब्ध होंगे, चलो उस दिशा में चलते हैं। तो सुरक्षा की ज़रूरत और देह को जीवित बनाए रखने की जो ज़रूरतें हैं, ये मनुष्य में और पशु में सेम है। What makes us different? What actually makes us more human? वह इस तीसरी नीड से शुरुआत होती है, लव एंड बिलोंगिंग। हालांकि कुछ जानवर भी हैं जिनमें यह नीड है और उसे वो पूरा करते हैं, समटाइम्स बेटर देन ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, they also want to belong, they also want to love, they also want to be loved। वो बिल्लियां हैं, आप जरा उसको एक बार थोड़ा सा हाथ तो लगा के देखो, उसकी गर्दन पे, उसकी छाती पे उसको थोड़ा सा करो, ऐसे मस्त हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा प्यार मिलता है। तो पेट्स जो हैं, कई सारे पशु घर में जिनके गाय हैं, आजकल तो नहीं होती, गांव बहुत कम रह गए, और गांव में घरों में गाय इत्यादि हो, बकरी हो, बहुत कम। नहीं तो बचपन में लोग खेलते थे उनके साथ, बड़े होते थे, उनके साथ दोस्ती होती थी। आप गाय को प्यार से सहलाते हो और आप देख सकते हो गाय प्रसन्न हो रही है, वो भी पूंछ हिलाएगी, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करेगी। बच्चे हैं, वो पेट्स की, कोई पूंछ खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कभी वो पेट्स उन बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। तो बहुत सारे पशु भी हैं इस कैटेगरी में जहां लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड है। तो ह्यूमन, अभी ह्यूमैनिटी की समझो शुरुआत हुई है, रियल ह्यूमन क्वालिटीज की शुरुआत होती है इस तीसरे तल की नीड से। जिसका जीवन सिर्फ भोजन जुटाने में जा रहा है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं, ना वो प्रेम चाहता है, ना वो प्रेम उसे मिलता है, ना वो प्रेम किसी को बांटना चाहता है, याद रखना उसका जीवन पशु के जीवन से कोई बहुत अलग नहीं है, उससे बहुत अलग नहीं है। कोई सिर्फ धन संचय किए जा रहा है, बैंक बैलेंस बढ़ाए जा रहा है, लेकिन प्रेम की कोई अभी अपने भीतर नीड फील नहीं हुई, या प्रेम की जगह सिर्फ पैसे से वो अपना अंतस्तम भरने की कोशिश कर रहा है, इज नॉट येट ह्यूमन। उसने अभी इंसान होना भी ठीक से शुरू नहीं किया। फिर एस्टीम नीड्स है। एस्टीम दो ढंगों से अब्राहम मैस्लो समझाते हैं, एक है सेल्फ और एक है फ्रॉम अदर्स। तो जो दूसरों से मिलता है उसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट, ये दूसरों से चाहिए। और एक है अपने भीतर कि मैं अपना सम्मान कर सकूं। तो फिर हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं, वी एज इफ वी हैव समथिंग टू प्रूव, जिससे मैं अपनी नजरों में खुद को अच्छा लगने लगूं, मेरे नजरों में मेरे खुद का सम्मान हो, मुझे लगे कि हाँ, मैं यहाँ इस संसार में सिर्फ मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी जो क्रिएटिविटी है, जो वह इसी नीड से उत्पन्न हो रही है। यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू क्रिएट फॉर अदर्स, और फिर आप चाहते हो कि दूसरे भी मुझे सम्मान दें। तो अपने अंदर से अपने प्रति जो रिस्पेक्ट है, इसे हम कहते हैं डिग्निटी, और जो दूसरे से मिल रहा है उसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट। कि हाँ, अब दूसरा कोई मुझे रिकग्नाइज करे, दूसरा कोई मेरी सराहना करे, दूसरा कोई मुझसे कहे कि आप कितने अच्छे हैं, या कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा लिखते हैं, या ये जो आपने क्रिएट किया कितना अच्छा। एक किक मिल रहा उससे अपने अंदर,
एक अच्छेपन का एहसास हो रहा है, और ये किक मुझे मिले, ये अच्छा मुझे लगे, मुझे यह खुशी मिले, यह हमारी नीड्स में से एक है, ऐसा अब्राहम मैस्लो कह रहे हैं। और पांचवा रख रहे हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। ऐसा समझो कृष्ण जो स्वधर्म की बात करते हैं, बस उतनी सी बात है। तुम जो होने के लिए पैदा हुए हो वह परिपूर्णता में हो सको। अगर आपका जो टाइप है वो आर्टिस्ट का टाइप है, तो आप आर्टिस्ट हो सकें। आपका टाइप जो है वो स्पोर्टी है, तो आप किसी स्पोर्ट्स में, किसी खेल में आप सक्षम हो सकें, निपुण हो सकें, और उसमें एक महारत हासिल कर सकें। महारत से अर्थ परफेक्शन नहीं, महारत से मेरा अर्थ इतना कि एक ऐसा मुकाम आप हासिल कर लें जिससे आपको लगे कि यस, आई हैव अराइव्ड, आई एम हियर, आई हैव डन इट, आई फील फुलफिल्ड। तो इनके संबंध में थोड़ा और समझते हैं। बेसिक पॉइंट्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, टू अंडरस्टैंड। पहले तल की ज़रूरतें, बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स, एयर, फूड, ड्रिंक, शेल्टर, वार्मथ। अब अब्राहम मैस्लो ठंडे देश में पैदा हुए हैं, तो वो वार्मथ की बात कर रहे हैं। अगर आप चेन्नई में पैदा हुए हो तो आप वार्मथ की बात नहीं करोगे, यू विल से एयर कंडीशनिंग, कूलनेस। जो गर्म देश में रहने वाला होगा वो वार्मथ नहीं कहेगा, वो कहेगा थोड़ी ठंडक का एहसास, ये भी मेरी आवश्यकता है। जैसे मई जून की जो गर्मी है, जो भारत में सेंट्रल इंडिया में जो गर्मी पड़ती है, उसके बाद कितना बेसब्री से मॉनसून का इंतज़ार होता है। जैसे अभी कईयों को मॉनसून पहुंच गई है, कईयों को इंतज़ार है। तो ठंडक की जरूरत, अपने आप को ठंडा रखने की ज़रूरत। तो वार्मथ ठंडे देशों की धारणा है। और मुझे आश्चर्य होता है आज भी बहुत बार कि हिंदुस्तान में जब गृह प्रवेश होता है, उस गेट टुगेदर को लोग कहते हैं हाउस वार्मिंग। पागल, कहना चाहिए हाउस कूलिंग। कम ऑन गाइस, लेट अस चिल द हाउस, लेट अस कूल द हाउस, यू नो। तो थोड़ा देश और अपने एनवायरनमेंट, अपने कल्चर के अनुसार इसमें थोड़ा चेंज हमें समझ लेना है। देन सेक्स, स्लीप एट्सेट्रा। सेक्स के संबंध में दो चीज़ें कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि सेक्स की चर्चा अब्राहम मैस्लो बहुत बाद में फिर करते हैं और उसे किसी और नीड से जोड़ते हैं। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि देर इज टू टाइप्स ऑफ सेक्स। एक है जो प्रेशर है, हॉर्मोन्स हैं, क्योंकि नेचर ने हमें वैसा प्रोग्राम किया है रिप्रोड्यूस करने के लिए कि बच्चे हों। अब अपने अंदर अपने आप वो फीलिंग्स जागती हैं ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सकें। तो एक तो बिल्कुल बायोलॉजिकल है सेक्स, ये एक पहलू है। तो उसे बिल्कुल बेसिक नीड में यहाँ पर अब्राहम मैस्लो रख रहे हैं। लेकिन देन देर इज ऑल्सो अनदर type of sex. There is another kind of sex. That sex has nothing to do with biology. That sex is what Tantra refers to. तो एक बायोलॉजिकल और एक तांत्रिक सेक्स। तो विल गेट टू नो द डिफरेंस अ लिटिल लेटर, इफ द टाइम परमिट्स आई विल टॉक अबाउट इट। सेफ्टी नीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम एलिमेंट्स, जिसके लिए हमें शेल्टर चाहिए, हमें गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर्स चाहिए, खूब ठंड के मौसम में हमें हीटर्स चाहिए, बहुत बारिश के मौसम में हमें ड्रायर्स चाहिए। फिर सिक्योरिटी, ऑर्डर, लॉ, स्टेबिलिटी। हर व्यक्ति स्टेबिलिटी खोज रहा है कि कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी हो। सी व्हाई डू वी सीक होम इज वी नीड टू हैव अ प्लेस टू कम बैक टू। थोड़ा श्योरिटी हो, थोड़ी स्टेबिलिटी हो कि मुझे वापस घर कहाँ जाना है, वापस कहाँ जाना है।
कोई है एंकर जहां मैं लौट सकूं? जब तक एंकर नहीं है, जब तक वो घर नहीं है, वी फील लॉस्ट। जैसे पक्षी भी शाम को अपनी शाखाओं पर, अपने पेड़ों पर लौट आते हैं। यह भी प्रकृति का खेल है। ठीक वैसे ही बिल्ट इन हमारी भी नेचर है कि हम भी कहीं अपने आश्रय में, अपनी सेफ्टी में लौट सकें। कोई जगह ऐसी हो जहां हम जैसे हैं वैसे हो सके, जहां कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़े, जहां हमें सज धज के नहीं रहना पड़े, जहां हमें कुछ अलग नहीं होना पड़े। या यूं कह सकते हो कि जहां हमें हर वक्त डिफेंसिव नहीं होना पड़े, जहां हम अपना कवच, सुरक्षा कवच उतार कर किनारे रख सके और विश्राम कर सके। That is why it is part of the safety and security needs. And then there's something like freedom from fear. अब 100% फ्रीडम तो फियर से कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज लाइफ इज अनसर्टेन। लेकिन बहुत कुछ है जिसके संबंध में कुछ किया जा सकता है, अपना बचाव किया जा सकता है। उतना तक उस फियर से अपने को बचाना, अपनी फिक्र करना, अपना ख्याल करना, यह सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स है। अभी कोई जंगली जानवरों से हमें बचाना नहीं पड़ता खुद को। अभी शहरों में जंगली जानवर नहीं आते हैं कि गड़ अभी किस तरह के फियर है, अभी फियर अलग तरह के। रिसेशन का फियर है, जॉब आज है कल नहीं है, अगली मिलेगी नहीं मिलेगी, वह भी एक फियर है। कल को मैं बीमार हो जाऊं, हॉस्पिटल के बिल्स कितने बड़े बनेंगे पता नहीं, उस समय मेरे पास होगा कि नहीं होगा, इस तरह के फियर्स हैं। तो अनेक तरह के ये जो भय हैं हमारे, ये हमें मोटिवेट करते हैं कि अब उसके संबंध में कुछ ना कुछ किया जाए, मैं उसके संबंध में कुछ कर सकूं। दैट इज वाई वी सेव, दैट इज वाई वी अरेंज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ सिक्योरिटीज। और नीड्स के संबंध में एक चीज मैं अभी से साथ ही साथ क्लियर कर देना चाहता हूं कि नीड को पूरा करने में जरा भी कोई अधर्म नहीं है, जरा भी कोई संकोच ना हो। यहां नीड्स की बात हो रही है, यहां ग्रीड की बात नहीं हो रही है। नीड्स है, उसे एक्नॉलेज करना कि ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए हाँ, हम किस तरह के उपाय करते हैं, बस वह विचारणीय है, वह महत्वपूर्ण है। तो so that we don't deny ourselves of anything. बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सिखाने वाले, समझाने वाले कि इस सब की क्या ज़रूरत है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लाइक लिव विद द बेयर मिनिमम। नहीं, जीवन मिला है जीने के लिए, और जीवन में प्रफुल्लता कब होगी, जॉय कब होगा, हैप्पीनेस कब होगी, जब ये छोटी 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 नीड्स हमारी जो है वो पूरी होने लगती हैं। तो इन नीड्स को इग्नोर नहीं करना, उसके लिए जो बन पड़े, जो सही है, वो सारे कर्म, वो सारे उपाय हमें करते जाना है, वो सब उपाय हमें करते जाना है। एंड नॉट टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ एस्केप करते हैं क्योंकि आलसी हैं, करना नहीं चाहते, क्योंकि कोई कारण से अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करते, और वो पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। एंड देन दे स्टार्ट टू लिव लाइफ एट द वेरी बॉटम। बॉटम नॉट इकोनॉमिकली, नॉट सोशली, एट द बॉटम मीन्स वेरी मिनिमलिस्टिक। तो फिर उस जीवन में कोई तरंग नहीं होगी, फिर उस जीवन में कोई लहर नहीं होगी,
फिर उस जीवन में कोई उमंग नहीं होगी, है ना। तो उमंग से भरा जीवन, तरंग से भरा जीवन, है ना, आनंद से भरा जीवन जीने के लिए यह नीड्स अब्राहम मैस्लो समझा रहे हैं। ये हमें बात जरूर ख्याल में रख लेनी है। जब सेफ्टी नीड्स पूरी होनी शुरू हुई, अब लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, इसमें बता रहे हैं फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, ट्रस्ट। नाउ ट्रस्ट इज ऑल्सो ए नीड। आपने नोटिस किया कि आप बहुत बार बिल्कुल अजनबियों पे भरोसा कर लेते हो। इट इज इनग्रेन्ड इन अस टू ट्रस्ट एंड टू बी ट्रस्टवर्दी। Remember, not to be able to trust and not to be trustworthy is in reality a sickness. And here with Abraham Maslow, we are not learning about sicknesses, we are learning about healthy living. So it is part of the health to be trustworthy and to be able to trust. आप में से कितने लोग हैं जो कभी एयरपोर्ट पे हैं, पुराने ज़माने में रेलवे स्टेशन थे, तो आप अपना बैग रखते हो और आसपास कोई बैठा, उसे कहते हो प्लीज मैं 2 मिनट में आ रहा हूं, आप इसका ख्याल रखेंगे। कैन यू इमेजिन द ट्रस्ट इनग्रेन्ड है हमारे अंदर। और आप आते हो, आप पाते हो आपका बैग भी वहीं पे है, सब कुछ ठीक है, देयर इज सो मच जॉय। ये जो रिलेटिंग है, रिलेटिंग आउट ऑफ ट्रस्ट, this also contributes to our happiness, to our fulfilled lives. Friendship. अब किसी से मैत्री हो, किसी से मैं अपने दिल की बात साझी कर सकूं, किसी को मैं अपने दिल की बात सुना सकूं, किसी की सुनूं, किसी की टांग खींचूं, this friendship, this fun, these pranks, they make us more alive. This contributes to a fulfilled life. Friendship, intimacy. Intimacy is not just about physical intimacy. Intimacy यानी जिसके साथ बिल्कुल आप अपने दिल की अंतरंग बातें कर लेते हो। अब इंटीमेसी में महिलाओं को थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, वो बड़ी जल्दी आपस में इंटीमेट हो जाती हैं। तो पंजाबी में एक कहावत है, आप है ना चुगली करिए, आओ बहनों बैठे और चुगली करें। तो फटाफट वो इसकी उसकी उसकी वो सारी अंदर की बातें सब खोल के सब ऐसा सामने बिछा देते हैं। तो ये इंटीमेसी की जो नीड है, टू बी एबल टू शेयर। इफ यू अलाउ मी, आई वुड लाइक टू ऐड टू दिस कि इवन निंदा करने की एक नीड है। कोई तो हो जिसके साथ बैठ के मैं किसी और की बुराई कर सकूं, उसका अपना एक आनंद है। पर निंदा पर चर्चा, उसका एक अपना सुख है। वो कहां, वो इट इज पार्ट ऑफ दैट इंटीमेसी कि थोड़ी देर बैठ के बुराइयां ही कर ली, कुछ कर लिया, थोड़ा दिल हल्का कर लिया, गया किसी का नहीं, आपने बिगाड़ा किसी का कुछ नहीं, कोई आपका कुछ नहीं ले गया, दिल हल्का हो गया। इसने उसकी कर ली, इसने उसकी कर ली, दोनों सहेलियां खुश अपने अपने घर। और जिनकी निंदा की, जिस दिन उनके साथ बैठेंगी, उनके साथ बैठ के जो पहले बैठी थी उसकी निंदा करेंगी, सब के सब अपने घर में खुश। पुरुषों को इंटीमेसी ज्यादा कठिन होती है, टू बी एबल टू रियली शेयर, टू बी एबल टू से। उन्हें थोड़ा खुलने में भी वक्त लगता है। अब हर किसी को नहीं, अब हर तरह की महिलाएं भी होती हैं, हर तरह के पुरुष भी होते हैं। तो बट दैट इंटीमेसी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर नीड कि हम किसी के साथ अपने दिल की अंतरंग बातें शेयर कर सके। एक्सेप्टेंस, रिसीविंग एंड गिविंग अफेक्शन एंड लव। कोई स्वीकार कर ले मुझे। प्रेम क्या है? प्रेम का एक उदाहरण मैं आपसे दूं।
बच्चा शरारत भी करता है, गलती भी करके आ जाता है, तो क्या आपका प्रेम कभी खत्म हो जाता है? आप नाराज हो सकते हो, आप उसे डांट सकते हो, लेकिन आपका प्यार कभी खत्म नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। हर माँ को अपना बच्चा सदा प्यारा ही लगता है, अच्छा ही लगता है। क्यों? उस प्रेम में एक स्वीकार है। बाप का प्यार थोड़ा अलग ढंग का होता है। बाप चाहता है कि जो समाज है, जो संसार है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, तो मेरा बच्चा जो है वो हिम्मत सीखे, लड़ना सीखे, जीतना सीखे। तो बाप एक्टिंग करता है। अगर जीते नहीं बच्चा, बच्चा कहीं से हार के आता है, तो वो नाराज होता है, गुस्सा करता है। लेकिन माँ है जो हारे हुए बच्चे को भी प्यार करती है। तो याद रखना, अंततः प्यार क्या है? स्वीकार। When you accept the person for the person, not because what they do, what they are capable of, what they are not capable of. और हमने बहुत शर्तें हमारे प्यार के साथ लगा रखी हैं, बहुत शर्तें हमारे प्रेम के साथ लगा रखी हैं। दूसरों ने लगाई, हमने खुद ने लगा ली। हम ही ऐसा समझने लगते हैं कि अगर मैं सक्षम नहीं हूं, अगर मुझ में ऐसी या वैसी या वैसी कोई काबिलियत नहीं है, तो कोई मुझे प्यार क्यों करेगा? अगर किसी वजह से प्यार है, तो फिर वो प्यार कहां, फिर तो व्यापार हो गया। समझ रहे हैं आप इस बात को? प्रेम के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। जैसे है, डजेंट मैटर। इसलिए तो लोग पूछते हैं ना, जब बहुत प्यार में होते हैं तो गुटरगू करते हैं आपस में, तो पूछते हैं, अच्छा जब जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी तुम मुझे प्यार करोगी? या प्रेमिका पूछती, अगर मैं मोटी हो गई तब भी तुम मुझे प्यार करोगे? इत्यादि इत्यादि, अब मैं बहुत ज्यादा उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो पूछना है कि अगर मैं इस लायक नहीं हूं, या मैं वह नहीं कर पाया, या ऐसा मुझसे नहीं हो सकता, तो क्या फिर भी प्यार होगा? याद रखना, ये कंडीशंस हमने लगाई हैं। प्यार की तरफ से कभी कंडीशंस नहीं है। और हकीकत में हर व्यक्ति यही चाहता है कि कोई उसे स्वीकार कर ले, और वह भी अपने प्रिय को स्वीकार करना चाहता है। प्यार करना चाहता है, मतलब ही इतना कि वो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना चाहता है ना? ये जो स्वीकार की जो फीलिंग है, यू वॉन्ट टू लव एंड यू वॉन्ट टू बी लव्ड। सच पूछो तो प्रेम है जहां से इंसानियत की शुरुआत होती है, और प्रेम है जो पहली बार हमें ऐसा एहसास दिलाता है कि आई एम वर्थ समथिंग। मेरे जिंदा रहने के कुछ मायने हैं। कब पता चलता व्यक्ति को? जब उसे प्रेम मिलता है। जब कोई दूसरा आपकी आंख में देखकर कहता है कि तुम बहुत प्यारे हो, कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, कोई दिल से कहता है, पहली बार आपको लगता है कि शायद मैं अच्छा ही हूं, कि इस पूरे जगत में कहीं कोई तो है, अगर मैं ना हूं जिसे मेरी कमी खलेगी। और याद रखना, ये बेसिक नीड्स में से एक है, प्रेम की आवश्यकता। और जिसके हृदय में प्रेम भरा है, वो प्रेम बांटना चाहता है, वो प्रेम देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं किसी से तो प्रेम शेयर कर सकूं, किसी को तो बांट सकूं। गाना सुना आपने? कोई होता अपना जिसको हम अपना
कह लेते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। सोचो, सब है आपके पास, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब जगह नाम है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनापन नहीं है, वो अपनापन नहीं है। तो वो सब किस काम का, किस काम का? पहली बार आपको जीवन जीने जैसा लगता है, जीवन में आनंद महसूस होता है, जब आपको लगता है कि कोई मुझे प्रेम करता है। और आप और प्रेम बांटने के लिए प्रेरित महसूस करते हो जब कोई आपका प्रेम स्वीकार कर लेता है। आप एक क्या करते हो? आप प्रेम में किसी से प्यार हो जाता है, किसी को, वो क्या करता है? वो एक फूल लेकर जाएगा, कोई किताब ले जाएगा। अब सबसे पहला काम करते हो कि मैं इसे कुछ, इसे भेंट कर दूं, कुछ इसे गिफ्ट दे दूं, कुछ इसके लिए भेज दूं। और याद रखना, एवरी गिफ्ट you have ever received is nothing but a gesture of love. और आप भी जब कभी किसी को कुछ भी भेज रहे हो, it is nothing but love. वो वस्तु मायने नहीं रखती है, उसकी कीमत मायने नहीं रखती है, उसके पीछे जो भाव है, उस वस्तु के माध्यम से जो दूसरा व्यक्ति या आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो जो आदान प्रदान हो रहा है फीलिंग का, वह हमारी आवश्यकता है। तो बर्थडे के दिन जब आप गिफ्ट देते हो, अभी धीरे धीरे तो फॉर्मेलिटी हो गई, बच्चों को भी एक्सपेक्टेड है, बड़ों को भी एक्सपेक्टेड है, बर्थडे है तो गिफ्ट आएगा ही, आना ही चाहिए। मुझसे पूछो तो मैं तो प्रपोज करूंगा, बर्थडे छोड़ के चाहो तो हर दिन गिफ्ट दो। अचानक गिफ्ट दो, जब एक्सपेक्टेड नहीं है तब गिफ्ट दो। बहुत व्यस्त हो, हजार काम है, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालकर किसी के लिए विचार कर कि उसके काम का क्या हो सकता है। अब ये बहुत बड़ी बात है, जब तक ध्यान नहीं दोगे दूसरे की तरफ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी आवश्यकता क्या हो सकती है, क्या उसे भाएगा। ध्यान दोगे तो ही पता पड़ेगा कि सामने वाले को क्या भाने वाला है, क्या पसंद आने वाला है। और प्रेम क्या है? प्रेम का अर्थ यही तो है कि पहली बार आप किसी की ओर एक्स्ट्रा ध्यान देने लगते हो, या कोई आपकी तरफ और ध्यान देने लगता है। और जिन पति पत्नियों को शिकायत हो जाती ना आपस में, कभी जो कभी कंप्लेंट करते हैं, यू डोंट लव मी एनी मोर, हकीकत में वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि तुम अभी उस तरह से मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। ऑल दे आर आस्किंग फॉर इज आपका ध्यान उनकी तरफ हो। कुछ नहीं चाहिए किसी को इस जगत में। प्रेम मिल जाता है ना, मैं आपसे हकीकत कहूं, जब आप प्रेम में होते हो भोजन भी कम करते हो। वो नए नए जोड़े देखना, कल्पना करना, वो शादी में जो प्रथा है ना, चम्मच से पति पत्नी को खिला रहा है, पत्नी पति को खिला रही है, और वो इतना सब थोड़ा सा एक और लेंगे। वो इसलिए नहीं कि लिपस्टिक खराब ना हो जाए, कि फोटो खराब ना आए, इतना बड़ा मुंह फाड़ के चम्मच भर के खा लिया, नहीं। जब प्रेम है, वो जो ध्यान है ना, वो जो प्यार है, वो ही पर्याप्त महसूस होता है। थोड़ा सा भोजन भी
भीतर प्रेम के साथ जब वो भोजन अपने भीतर उतरता है, वो और ज्यादा नरिशिंग फील होता है। घर का खाना क्यों पसंद आता है? क्योंकि घर के भोजन में प्रेम है। हर व्यक्ति को पूछो बेस्ट फूड, वो बोलेगा मेरी मां के हाथ का। और तुम गलती से दूसरे की मां का हाथ का खाने मत चले जाना, तुम्हारे लिए वो बेस्ट हो ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हर बच्चे को जो भोजन बेस्ट लग रहा है अपनी मां का, उसका कारण है मां ने उतने प्यार से सदा खिलाया है। तो भोजन ही नहीं, साथ में प्रेम भी भीतर उतर रहा है। तो प्रेम का आदान प्रदान यह भी हमारी आवश्यकता है। अल्टीमेटली द गोल इज टू लिव अ हैप्पी, कंटेंट, fulfilled life, a life that we can call a celebration। और ये लाइफ सेलिब्रेशन कब होगा, कब फुलफिलमेंट होगा, उसके लिए इन नीड्स की चर्चा कर रहे हैं। और मैं सबसे ज्यादा जोर इस नीड पर दे रहा हूं, प्रेम की आवश्यकता। घर छोटा हो, प्रेम बड़ा हो तो भी चल जाता। घर बहुत बड़ा हो और प्रेम कम हो तो वो घर किसी काम का नहीं है। कम हो, वस्तुएं कम हो, प्रेम अधिक हो तो भी जीवन सुखदायी लगता है, तो भी जीवन आनंददायी लगता है। प्रेम नहीं है, वस्तुएं हैं, तो भी जीवन जीने जैसा नहीं लगता है, रूखा है, सूखा है। और सोने पे सुहागा, अगर आवश्यकताएं भी पूरी हो रही हो, वस्तुएं भी हो और प्रेम भी हो। तो ओशो चुनाव नहीं सिखाते हैं। ओशो नहीं कहते एक के लिए दूसरे को छोड़ो। ये इटर्नल क्वेश्चन है, यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए? हमेशा से हमने सोचा या तो प्यार या तो पैसा। तो उस गाने में ही उसका उत्तर छुपा है, बड़ा प्यारा उत्तर है, यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। तो वस्तुएं भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए, बाकी नीड्स भी पूरी हो सके उसका भी उपाय करना, लेकिन प्रेम को भी इग्नोर नहीं करना। इस जगत में बहुत बड़ी संख्या है जो वस्तुओं के चक्कर में व्यक्तियों को खो रहे हैं, जो साधन के चक्कर में संबंध खो रहे हैं। हाँ, कभी बहुत मजबूरी हो, सुविधा, साधन, समृद्धि या संबंध, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा उदाहरण कृष्ण और सुदामा से ले लो। उत्तर मिल जाएगा। कृष्ण के मित्र के रूप में अगर एक नाम आपको याद करना हो तो वो सुदामा है। The highest, greatest of the need is to love and to be loved। ये हमारे हृदय की जरूरत है, ये जरूरत है। और फिर कह रहे एफिलिएटिंग, बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अब ये बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है, ये बड़ी अजीब सी आवश्यकता है, इनग्रेन्ड है हमारे अंदर ये अभी। और मुझे हमेशा इस आवश्यकता पे बड़ा आश्चर्य होता है। हम किसी ना किसी ग्रुप का हिस्सा होना चाहते हैं, हम किसी ना किसी लेबल से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि अपने वास्तविक वजूद का नहीं पता,
अपने वास्तविक स्वरूप का नहीं पता, तो हम कहीं ना कहीं से एक आइडेंटिटी खोजना चाहते हैं, एक आइडेंटिटी हासिल करना चाहते हैं। एक और साइकोलॉजिस्ट हुए बड़े फेमस और नोटोरियस एट द सेम टाइम, एरिक एरिक्सन। और ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने जो थ्योरी की इजाद की वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। वो आइडेंटिटी क्राइसिस की बहुत सारी बात करते हैं। तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है कि मैं कौन हूं, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन हूं, तो मैं कोई लेबल चाहता हूं कि ये हूं मैं। तो हम तरह तरह के लेबल खोजते हैं। वी वॉन्ट टू बिलोंग टू समथिंग। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं जापानी हूं, मैं चीनी हूं, मैं खत्री हूं, मैं ब्राह्मण हूं। अनेक तरह की क्लासिफिकेशंस, अनेक तरह के लेबल, और उसी का विस्तार आगे है। मैं रोटेरियन हूं, मैं लायंस क्लब का मेंबर हूं, मैं स्वाध्याय वाला हूं, मैं स्वामी नारायण वाला हूं, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उस मंदिर में जाता हूं। देयर इज there seems to be an inherent need to relate yourself to something, to belong somewhere. तो यहां पर ये जो बिलोंगिंग नीड जिसे मैस्लो कह रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा बदलाव देना चाहता हूं। मैं कहता हूं इट इज नॉट अ नीड टू बिलोंग समवेयर, इट इज एक्चुअली अ नीड टू अंडरस्टैंड who am I, to find out who am I. Then there are esteem needs, जो दो कैटेगरीज में बांटते हैं, esteem for oneself and the need to be accepted and valued by others. दूसरे मेरी वैल्यू करें, उसके लिए मैं स्टेटस क्रिएट करता हूं, अपनी एक छवि बनाते हैं हम औरों के सामने। हर व्यक्ति उस छवि, तुम्हें मालूम है ना मैं कैसा हूं, तुमको मालूम है ना ये मैं कभी नहीं करता। दिस इज नथिंग, यू हैव क्रिएटेड एन इमेज फॉर द पब्लिक, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टेटस, यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ प्रेस्टीज फॉर योरसेल्फ। दूसरे आपको कैसे देखें, और हर कोई चाहता है दूसरे मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें। There are people who are just trying to create a status, an image. और दूसरा पहलू है एस्टीम नीड्स का, कि मैं अपनी आंखों में एक मुकाम हासिल कर सकूं, स्वयं को अच्छा लग सकूं, स्वयं की रिस्पेक्ट हासिल कर सकूं। अब ये जो एस्टीम नीड्स हैं, हम बहुत कुछ है जो इसके लिए करते हैं, बहुत कुछ है जो इसके लिए करते हैं। बचपन में हमने देखा कि डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत है, तो हमारे मन में प्रभाव बैठ जाता है कि डॉक्टर्स की इज्जत है, डॉक्टर्स की वैल्यू है, मुझे भी डॉक्टर बनना है। समटाइम्स वी गैम्बल द होल लाइफ for that particular goal, which is not always our calling, not our true calling. आज बहुत सारे बच्चों से आप पूछो आप क्या बनना चाहते हो, आज कितने बच्चे हैं जो तैयार है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे एक्टर बनना है। क्यों? क्योंकि अभी दिख रहा है इतने सारे एक्टर, इतने सारे सेलिब्रिटीज। अब टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मुझे सेलिब्रिटी बनना है। क्यों? क्योंकि सेलिब्रिटी के पीछे लोग दीवाने हैं, सेलिब्रिटीज को लोग पसंद करते हैं, तो अब मुझे भी वही करना है। तो बहुत बार जरूरी नहीं है कि जो हम करने लगे हैं अपने जीवन में वह हमारी ट्रू कॉलिंग हो। वह सिर्फ इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हम प्रेस्टीज चाहते हैं, हम एक रुतबा चाहते हैं, हम एक स्टेटस चाहते हैं।
बचपन से हम देख लेते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है उसकी चलती है। अब ये व्यक्ति जो इस इंप्रेशन के साथ ग्रो करेगा will try to achieve more and more power and show that he or she is powerful। और वहीं पर अब आप किसकी आवाज सुनते हो, कौन सा पलड़ा आपके भीतर भारी होता, ऐसा जीवन आप जियोगे। तो इसका जो सही दिशा होगी वह दिशा है कि आप अपनी नजरों में उठना चाहते हो। तो इफ यू आर ए डांसर, यू वांट टू बी अ बेटर डांसर, नॉट इन कंपटीशन विद समबडी। इसलिए नहीं कि लोग ताली बजाएं, पसंद करें, इसलिए क्योंकि आप जब वो करते हो आप खुश होते हो और आप अपनी नजरों में अपने प्रति और सम्मान के भाव से भर जाते हो, क्योंकि आपको आपने जो सीखा उस पे एक गर्व होता है, उसका गौरव होता है। लर्निंग, मास्टरिंग सम आर्ट और स्किल, सर्टेन अचीवमेंट, जिससे मैं अपनी नजरों में ऊपर उठ सकूं। आप बिजनेस में बड़े हो जाते हो, आप कोई प्रोजेक्ट है जो दूसरे लोग पूरा नहीं कर पाते, आप पूरा कर लेते हो। कोई डेडलाइंस हैं दूसरे नहीं कर पाते, आप पूरा कर लेते हो, क्योंकि आप वो करने में समर्थ हुए, सक्षम हुए। आपकी सेल्फ एस्टीम उससे बढ़ती है, आपके मन में अपने प्रति गौरव बढ़ता है, आपको अच्छा लगता है। यू फील मोर फुलफिल्ड दैट आई कुड डू इट। क्रिकेट के मैदान में एक चीज बड़ी प्यारी है देखने वाली, कि जब 4 रन या 6 जाता है या कभी किसी को बॉलर जो है वो आउट कर देता, तो देयर इज एन एक्शन दीज प्लेयर्स डू। आपने देखा, कभी नोटिस किया ऐसा हाथ मुट्ठी बांध के यस, ये जो यस, ये जो फीलिंग है ना, यह एस्टीम की फीलिंग है, अचीवमेंट की फीलिंग है, ये मास्टरी की फीलिंग है। आई हैव डन इट, यस। अब यह हमारे भीतर एक अलग तरह की फुलफिलमेंट महसूस करवाता है। तो जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा, कहीं मास्टरी नहीं है, वो कभी भी सेल्फ एस्टीम से नहीं भर पाएगा, वो कभी भर नहीं पाएगा और वो कभी इस सुख को भोग नहीं पाएगा। तो यह जो नीड है, मैंने इसे एक और ही नाम दिया है। इस नीड को और कुछ और नीड्स को मिलाकर जो अब्राहम मैस्लो ने भी बाद में ऐड की, बाद में खोजी, तो मैं उनको एक अलग ही क्लासिफिकेशन देता हूं, एक अलग ही नाम देता हूं। उसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में हम करते हैं।